स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अंग्रेजी सत्ता के परिणाम जो है वो वाला पार्ट। ठीक है, पार्ट तीसरा, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम, इतिहास में, पेज नंबर 10। देखिए, मैंने नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे, आपको अपनी कॉपी में लिखने के लिए भी बोला था। 2 दिन हो गए हैं, सबने लिख लिए होंगे। आज हम नया पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। जो अंग्रेजी सत्ता थी, अंग्रेजी सत्ता मतलब कौन सी सत्ता? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे थी और अंग्रेज़ लोग जो यहाँ पे हुकूमत करते थे हमारे भारत देश में, उनके बारे में हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ में अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए उसका हम अध्ययन करेंगे। इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कारोबार कर रही थी और अंग्रेज़ों जो सत्ता थी, है ना, जो यहाँ पे हुकूमत कर रही थी, तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखिएगा कि हमने देखा कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के तटों पर किस तरह पहुंच गई। हमने देखा, ये भौगोलिक खोज जो है सेकेंड चैप्टर में देखा है ना, जो आपका पार्ट है, दूसरा पार्ट। ये देखो, भौगोलिक खोज दिख रही है आपको। 1492 एंड 1498। इसमें देखो, हाँ, पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीकी के दक्षिणी छोर पर पहुंचा था। बाद में कोलंबस ने दक्षिण दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया। इस प्रकार की भौगोलिक खोज हुई थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया वो चैप्टर में। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि भौगोलिक खोजों के कारक यूरोप की जो सत्ताएं थी भारत के तटों पर किस तरह पे पहुँच गई थी। तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने के लिए सत्ता स्पर्धा में उतरी हुई थी। मतलब भारत का जो बाजार था, तो उसको अपने अधिकार में करना है, उनको हथियाना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी और अंग्रेज, ऐसे ये सब लोगों की जो सत्ताएं थी वह स्पर्धा में उतर आई थी। मतलब कंपटीशन चल रहा था इनके बीच में। ठीक है, जैसे आपका और आपके जो दोस्त रहते हैं या भाई बहन रहते हैं, उनको उनका पढ़ाई के मामले में, जैसे एग्ज़ाम में किसको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिलेंगे, इसमें कंपटीशन रहती है, उसी प्रकार इनकी कंपटीशन थी। तो जब अंग्रेज़ भारत में व्यापार के बहाने आए, तब भारत में पहले से ही आए हुए पुर्तगालियों ने उनका कठोर विरोध किया। देखो, जैसे अंग्रेज लोग जब भारत में व्यापार करने के बहाने हेतु यहाँ पे हमारे आ गए और भारत में घुस गए थे, तब भारत में पहले से ही आए पुर्तगाली जो लोग थे, उन्होंने उनका कठोर विरोध किया था, क्योंकि पुर्तगाली लोगों को भी भारत को अपने अंडर में करना था, हथिया लेना था, इसलिए तो उन्होंने कठोर विरोध भी किया है। कालांतर में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए और दोनों के बीच का विरोध भी कम हो गया। हुआ क्या? कठोर विरोध दर्शाया गया और बाद में कालांतर में थोड़े दिनों बाद अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच मित्रता का संबंध जो है वो स्थापित हुए, मित्रता हुई और दोनों के बीच का विरोध भी कम हो गया था। परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोध का सामना करना ही पड़ा। लेकिन भारत पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए स्पर्धा में जो अंग्रेजों के फ्रांसीसी, डच और स्थानिक सत्ताधीश थे, उनका विरोध का सामना इनको अंग्रेजों को करना ही पड़ा। अभी देखते हैं अंग्रेज़ और मराठे। ये एक पॉइंट है, अंग्रेज़ और मराठे, पेज नंबर 10 देखिएगा। तो मुंबई अंग्रेज़ों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। मुंबई जो शहर था वो अंग्रेज़ों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेज़ों का प्रयास था। मतलब मुंबई और उसके आसपास के प्रदेश, इनको अपने अंडर में करना था, अपनी हुकूमत वहाँ पे भी उन्होंने चलानी थी। तो आसपास के प्रदेश अपने अधिकार में कर लेने के लिए अंग्रेज जो है वो प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। परंतु इस प्रदेश पर मराठों की मजबूत पकड़ थी। मराठे जो थे, इनकी मजबूत पकड़ थी। माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की सहायता मांगी। देखो, जैसे माधवराव पेशवा, पहले पेशवे लोगों की जो सत्ता थी, तो माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा किसको उत्पन्न हुई? उनके चाचा जो थे, माधवराव के जो चाचा थे रघुनाथ राव, उनको उत्पन्न हुई लालसा और अंग्रेज़ों की उन्होंने सहायता मांगी कि मुझे माधवराव पेशवा की जो जगह है,
उनकी जो गद्दी है वो चाहिए। तो इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। क्यों? क्योंकि चाचा रघुनाथ राव की नीयत फिरी और उसके मन में लालसा उत्पन्न हुई, क्योंकि माधवराव पेशवा की जो मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पे उनको वो पेशवा पद चाहिए था। इसलिए इस प्रकार अंग्रेज़ों की उन्होंने सहायता मांगी और मराठों की सहायता अंग्रेज़ों ने की, और इसी प्रकार वो अंग्रेज़ जो है उन्होंने इस प्रकार के मराठों के राजनीति में प्रवेश कर लिया, क्योंकि उनको तो वो सुनहरा अवसर ही था प्रवेश करने के लिए। 1774 ईस्वी सन से लेकर 1818 ईस्वी सन के बीच मराठा और अंग्रेज़ों के बीच 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3, मतलब 1774 से लेकर 1818 तक 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों का सामना किया। प्रथम युद्ध जो था उनमें मराठा जो सरदार थे उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेज़ों का सामना किया। परिणामतः मराठों की विजय हुई है। 1782 ईस्वी सन में सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज मराठों के बीच चल रहा यह प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। देखो 1774 से लेकर 1818 तक 3 युद्ध हुए। इसमें 1782 वाला पहला युद्ध हुआ और सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज मराठा के बीच चल रहा यह प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया 1782 में। ठीक है, अभी सहायक सेना देखते हैं। 1798 ईस्वी सन में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया था। लॉर्ड वेलेस्ली नामक जो एक व्यक्ति था तो वो भारत में गवर्नर जनरल का पद जो था उस पर वो नियुक्त हुआ था। संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी। संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना, हुकूमत स्थापित करना उनकी नीति थी और इसके लिए उसने अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते भी किए हैं। इस समझौते के अनुसार भारत सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया था। देखो क्या हुआ कि इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया, परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थी। हुआ क्या कि इसके लिए उनके अनेक भारतीय सत्ताधीशों के सहायक सेना के समझौते किए गए, लेकिन इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया और यह सहायता जो है उसके लिए कुछ शर्तें भी नियम रखे गए थे, अटी लागू कर दिए गए थे। इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी। ये शर्त कौन सी थी देखते हैं। इन शर्त के अनुसार जो भारतीय राजा लोग थे तो उनको अपने राज्य में, उनका जो राज्य कारभार था तो उनको अपने राज्य में अंग्रेज़ों की सेना रखनी चाहिए, रखनी होगी। इस सेना के व्यय हेतु नगद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ये सेना का जो खर्चा है या व्यय, उनका जो खर्चा होगा तो उसके लिए नगद राशि देनी होगी, पैसे देने होंगे या उतनी आय का प्रदेश जो है वो कंपनी को देना होगा। कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा। जो भारतीय शासक है अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही, मतलब अंग्रेजों को साथ में लेकर ही संबंध स्थापित करेगा। अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिडेंट मतलब प्रतिनिधि रखना होगा। भारतीय जो राजा है, शासक मतलब राजा होता है, तो भारतीय राजा या भारतीय शासक को अनेक शासक को अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिडेंट मतलब एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। भारत के जो अनेक सत्ताधीश थे, जो राजा लोग थे, उन्होंने क्या किया, यह जो अंग्रेजों ने शर्त रखी थी तो उसको स्वीकार लिया और अपनी स्वतंत्रता साथ ही साथ वो खो गए। और इस प्रकार हमारी जो स्वतंत्रता थी, ये स्वतंत्रता से ये लोग उनके गुलाम बन गए। 1802 ईस्वी सन में बाजीराव द्वितीय, नाम सुना होगा बाजीराव का, बाजीराव पेशवा जो है वो, तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने क्या किया कि अंग्रेज लोगों के साथ सहायक संधि की। यह संधि वसई की संधि के रूप से प्रसिद्ध है, वसई के रूप से वो जानी जाती है। यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। ये जो संधि की गई 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ, ये संधि जो थे अनेक मराठा सरदारों को वो नापसंद थी, पसंद नहीं थी, उन्होंने वो चीज़ स्वीकार नहीं की। फलस्वरूप अंग्रेज़ों और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। क्या हुआ?
फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच में दूसरा युद्ध हुआ। पहला युद्ध हमने देखा कहाँ पे हुआ, प्रथम युद्ध समाप्त हुआ 1782 में हुआ, सालबाई की संधि हुई है ना। और यहाँ पे 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। कहाँ पे की ये संधि? वसई में की। पहली कहाँ पे हुई थी? पहली हुई थी सालबाई की संधि, और दूसरी कौन सी है? ये वसई की संधि। फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ, क्योंकि ये जो सरदार थे, मराठी सरदार थे, इनको ये चीज़ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? विरोध किया, और फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस विजय के पश्चात अंग्रेज़ों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। यहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की और अंग्रेज़ों को विजय मिली, इसलिए मराठा राज्य में उनका हस्तक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा। यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ। अंतर बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ये जो अंग्रेज़ों का बढ़ता हस्तक्षेप देख लिया हमारे राज्य में, तो बाजीराव द्वितीय को वो जो है बात असह्य हो गई, और अंत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर ली। इस युद्ध में उनकी पराजय हुई। देखो, बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध की घोषणा की, और इस युद्ध में उसकी मतलब किसकी? बाजीराव द्वितीय की पराजय हुई। 1818 ईस्वी सन में उसने आत्मसमर्पण किया। 1802 में युद्ध किया, 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया। और इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलतराव शिंदे के अधिकार में थी। 1818 में जैसे मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष दौलतराव शिंदे के अधिकार में थी, मतलब अंडर में थी, या दौलतराव जो है वो यहाँ पे कार्य संभालता था। शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बना लिया और हिंदुस्तान पर विजय पा ली। देखो क्या हुआ, शिंदे की सेना को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया? ये दौलतराव शिंदे की सेना को अंग्रेज़ों ने, और जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बना लिया। ये जो मुगल शासक था, इसको बंदी बना लिया और हिंदुस्तान पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार लोग अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। यहाँ तक हम आए हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे छत्रपति प्रताप सिंह, ठीक है, और अंग्रेजी सत्ता के भारत पर